हेलो, रात के 9 बजे एक बार आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है क्राइम तक में, और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से, आप ही में से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी। बेनज़ीर भुट्टो, डॉटर ऑफ ईस्ट, पूरब की बेटी, कई नाम थे उनके। एक ऐसा चेहरा, एक पॉलिटिशियन का ग्लैमर से भरा हुआ, और पाकिस्तान में पहली बार एक महिला, एक लेडी वहाँ की पॉलिटिक्स में इतनी ऊंचाई तक पहुँचती है। और उसके बाद जो कुछ होता है, बेनज़ीर भुट्टो की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, आज भी हैं। तो उनकी मौत कैसे हुई, कौन कौन लोग शक के घेरे में थे, क्यों यूएन, यूनाइटेड नेशन तक को अपनी इंक्वायरी की टीम, जो 3 मेंबर टीम थी, वो पाकिस्तान भेजना पड़ा, क्यों परवेज़ मुशर्रफ शक के घेरे में रहे, क्यों खुद बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड जरदारी शक के घेरे में रहे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं बेनज़ीर भुट्टो से जुड़ी हुई। कोशिश करूँगा कि पूरी कहानी जो है वो मैं आपको ये सामने रखूँ फैक्ट्स के साथ। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो, जो उनके वालिद थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान में कहते हैं कि जो पहली बार लोकतंत्र आया तो उसके पहले चुने हुए प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मतलब चुने हुए एक प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली एक महिला वज़ीर आज़म। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी करप्शन के चार्जेस में, जनरल ज़ियाउल हक ने जब तख्ता पलट करके सत्ता हासिल किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, उसके बाद से ही पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर चलता रहा था। धीरे धीरे करके फिर बेनज़ीर भुट्टो राजनीति में आती हैं। उसकी वजह एक ये भी थी कि भुट्टो फैमिली में मौत का सिलसिला बड़ा अजीब रहा है। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जनरल ज़ियाउल हक ने फांसी दी थी। इसके एक साल के ठीक बाद 1980 में जो बेनज़ीर के भाई थे शाहनवाज़, वो फ्रांस में एक अपार्टमेंट में अपना रहा करते थे। वहाँ एक दिन रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के ठीक 1 साल के बाद। और कहते हैं कि उनको पॉइज़न दिया गया था, और ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था, और ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे भी जनरल ज़ियाउल हक का इशारा था और उनकी सहमति थी। तो 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत होती है फांसी की वजह से। 1 साल के बाद उनके बेटे, जो शायद उनकी पॉलिटिकल विरासत को संभालते, बट उनकी भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई फ्रांस में, और जहर देकर। उसके करीब 16 साल के बाद अब इस फैमिली में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर के दूसरे भाई मुर्तज़ा भुट्टो। 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और कहते हैं कि ये गोली पुलिस ने मारी थी। और ये भी कहते हैं कि उस वक्त जब ये गोली मारी गई थी, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, और बेनज़ीर की जो माँ थी नुसरत भुट्टो, वो हमेशा ये कहती थी कि कायदे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बस पूरी विरासत है राजनीति की, उसके असली हकदार मुर्तज़ा भुट्टो हैं, ना कि बेनज़ीर भुट्टो। तो उनको संभालना चाहिए, और बेनज़ीर को ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। तो भाई बहन में रिश्ते अच्छे नहीं थे कभी, और उसी दौरान में 1996 में बेनज़ीर के जो इकलौते बचे हुए भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो भुट्टो परिवार में एक साथ ये 3 मौत हुई थी, एक फांसी से, एक रहस्यमय तरीके पॉइजन से, और फिर एक गोली से। और चौथी और आखिरी जो भुट्टो ख़ानदान की चश्मो चिराग बची थी, वो बेनज़ीर भुट्टो। 27 दिसंबर 2007 को उनकी भी मौत हो गई, उनका भी कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की जब राजनीति में आई अपने पिता की, अपने वालिद की मौत के बाद, तो पहली बार जब वो चुनाव जीती, उसके बाद 1988 से लेकर 1988 टू 1990 तक वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही। अच्छा, पाकिस्तान के एक इतिहास की ख़ास बात यह है कि आज़ादी से लेकर जब पाकिस्तान जब से बना है आज तक, किसी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ 5 साल का अपना टेन्योर कभी पूरा नहीं किया। एक भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया आज तक। वो बीच में ही कुछ हो जाता है, या तख्ता पलट, या फिर आर्मी का कब्ज़ा। तो
पहले अपने टर्म में बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1990 तक प्राइम मिनिस्टर रही। इसके बाद फिर वो दोबारा 1993 में, चूँकि फिर सरकार जल्दी गिर गई क्योंकि 5 साल तो कोई पूरा करता नहीं, 1993 से 1996 तक वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही। 96 में फिर चुनाव हुआ और वो हार गई। तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, विपक्षी पार्टी की नेता थी। लेकिन जब वो चुनाव हारी 1996 के बाद और लीडर ऑफ अपोजिशन थी, तब उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लग गए और उस करप्शन के चार्जेस के बाद ही उनकी गिरफ्तारी का भी खतरा मंडराने लगा। तो 1999 में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो एक तरह से एक्सिल में चली गई। पाकिस्तान छोड़कर दुबई को उन्होंने अपना घर बनाया और लंदन, तो ज़्यादातर वो दुबई और लंदन में रहने लगी 1999 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद। इस दौरान में अब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ तख्ता पलट के वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो बाहर थीं। नवाज शरीफ का तख्ता पलट हो चुका था। पाकिस्तान में एक बार फिर परवेज़ मुशर्रफ की शक्ल में आर्मी हुकूमत कर रही थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अंदर में ये था कि किसी तरह से अब वापस डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बात चल रही थी। तो मुशर्रफ को भी अब लगा, बाहरी भी दबाव था कि पाकिस्तान में चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव जाहिर सी बात है कि होने के लिए फिर मेन पार्टी भी होनी चाहिए। तो एक इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी थी, दूसरी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बेनज़ीर भुट्टो तो बाहर थी, तो खाली चुनाव ऐसे मालूम था कि परवेज़ मुशर्रफ को भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है पाकिस्तान में, अच्छी खासी वहाँ पे उनके लोग हैं। तो अब ये था कि बेनज़ीर लौटती हैं तो फिर गिरफ्तारी होती है। लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान में चुनाव अहम हो गया और मुशर्रफ ने ऐलान कर दिया कि जनवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव होगा और इस चुनाव में सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी। और बेनज़ीर भुट्टो तक ये फिर मैसेज भी गया कि वो पाकिस्तान लौटेंगी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान लौटने का फ़ैसला किया। लेकिन कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान लौटने का फ़ैसला करती हैं, उसी वक्त बीच में वो लंदन से यूएस गई हुई थी और वाशिंगटन में थी। और वाशिंगटन में ही उनके पास सितंबर 2007 में फ़ोन आता है परवेज़ मुशर्रफ का। ये बाकायदा जो उनकी एक बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ख़ास जो सहयोगी थे, वो उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि सितंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के पास फ़ोन आया वाशिंगटन में। फ़ोन था परवेज़ मुशर्रफ का, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को ये कहा कि आप, जो लाइन थी वो ये थी कि एक तरह से धमकाया था कि आप पाकिस्तान मत आना इस इलेक्शन में, आपकी पार्टी जो है वो अपना चुनाव लड़ेगी लेकिन आप नहीं लौटोगे, और अगर आप लौटेंगे तो फिर आपकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके साथ अगर कुछ होगा तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये फ़ोन पे कहा गया था। और बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ोन रखने के बाद ये कहा अपने सहयोगी से कि ऐसे से मुझे वार्निंग दी जा रही है कि आप पाकिस्तान नहीं लौटोगे। लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी। पाकिस्तान लौटने का उन्होंने डेट भी बता दिया यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को। 18 अक्टूबर 2007 को उनको पाकिस्तान लौटने का प्लान था और पाकिस्तान लौटना था। 16 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान लौटने से पहले बेनज़ीर भुट्टो एक मेल करती हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है, उनकी मौत से जुड़े हुए जो मामले की जांच हुई उसमें भी है। तो 16 अक्टूबर 2007 को एक मेल लिखती हैं परवेज़ मुशर्रफ को और उसमें ये कहती हैं कि पाकिस्तान में मेरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे डाउट है कि कुछ लोग मेरी जान ले सकते हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर 4 नाम लिए थे। पहला, तब के ISI के चीफ एजाज शाह। दूसरा, पंजाब के एक्स CM चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही। तीसरा, सिंध के एक्स CM अरबाब गुलाम रहीम। और चौथा, ISI के एक्स जो चीफ हामिद गुल। उनका कहना था कि ये लोग मेरी जान ले सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं, साजिश रच सकते हैं, तो इसलिए परवेज़ मुशर्रफ आप हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम करें। कहते हैं कि
इस मेल के बाद भी परवेज़ मुशर्रफ ने जितनी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी वो दी नहीं। और उस वक्त सिक्योरिटी क्यों चाहिए थी बेनज़ीर भुट्टो को, ये भी समझने की ज़रूरत है। 2007 आते आते हुआ क्या था कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पे, जिनका लीडर बैतुल्ला महसूद था, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में उनके लोग फैल चुके थे। अफ़गानिस्तान से अलकायदा के जो लड़ाके थे और जो तालिबान के लड़ाके थे, वो लोग जब वहाँ से उनको खदेड़ा गया और फिर पाकिस्तान में जब वो आया और पाकिस्तान से भी इनको धीरे धीरे करके निकाला जा रहा था परवेज़ मुशर्रफ के रिजिम में, तब तालिबान और अफ़गानिस्तान अलकायदा के लड़ाके कुछ पाकिस्तान के एक इलाका है पूरा स्वात घाटी, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, उन इलाकों पे वो पहुंच गए थे और उस इलाके को पूरा उन्होंने अपने कब्ज़े में एक तरह से कर रखा था। और पाकिस्तानी आर्मी के साथ उनकी बाकायदा लड़ाई चल रही थी और उसमें 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा चुके थे। तो तालिबान, तहरीक तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर परवेज़ मुशर्रफ ने बाकायदा एक जंग छेड़ रखी थी और उसमें बहुत सारे तालिबान और उसके लड़ाके मारे जाते थे और इवन पाकिस्तानी आर्मी के भी। तो इससे तालिबान और अलकायदा के जो लीडर थे वो नाराज़ थे। फिर ये भी थी कि अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौटती हैं, चुनाव में हिस्सा लेती हैं और वो जीत जाती हैं, तो इन कट्टरपंथी ताकतों को, चाहे वो तालिबान हो या अलकायदा, उन्हें इस बात का एहसास था कि बेनज़ीर भुट्टो भी यही काम करेंगी जो परवेज़ मुशर्रफ कर रहे हैं और वो तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी कार्रवाई है उसको जारी रखेंगी। दूसरा, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में जो शरीयत के हिसाब से वो हर जगह पे, जैसे रेडियो सुनना, फिल्में देखना, टीवी देखना, बड़े सारे फतवे जारी कर रखे थे, महिलाओं के लिए पर्दा में रहना, तो ये सारी चीज़ों में कहीं बेनज़ीर भुट्टो फिट नहीं बैठ रही थी। तो ये भी था कि ख़तरा है और उनको धमकी भी मिल रही थी। तो तालिबान और अलकायदा की इन धमकियों के मद्देनज़र ही वो परवेज़ मुशर्रफ से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी और परवेज़ मुशर्रफ ने जितनी उनको सुरक्षा चाहिए थी वो दी नहीं। तो खैर, ये मेल लिखने के बाद वो अपने तय प्रोग्राम के तहत 18 अक्टूबर 2007, 18 अक्टूबर 2007 को वो कराची पहुंचती हैं। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकलती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि 8 साल के बाद उनकी लीडर आ रही थी। जो उनके कार्यकर्ता थे, जो इनका काफ़िला था गाड़ियों का, उसमें बाकायदा ह्यूमन चेन बना के बहुत सारे लोग चल रहे थे ताकि कोई इस तरह की वारदात ना हो, और धमकी तो थी ही। लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 2 ज़बरदस्त धमाके होते हैं जिस रूट से बेनज़ीर भुट्टो गुजर रही थी। और नसीब की बात थी कि इस हमले में बेनज़ीर भुट्टो बच जाती हैं, लेकिन 165 लोग मारे जाते हैं इन 2 धमाकों में। ये सुसाइड बॉम्बर का अटैक था और 450 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमला था। 8 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की सरज़मीन पर लौटती हैं और लौटने के कुछ ही मिनटों के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है उनके ही काफ़िले पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता और कई पुलिस वाले इसमें मारे जाते हैं। तो टोटल 165 लोग मारे गए। इसके बाद खैर किसी तरीके से वहाँ बेनज़ीर भुट्टो को सुरक्षा घेरे में लेकर बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाता और पहुँचा दिया जाता। इस हमले के फ़ौरन बाद बेनज़ीर भुट्टो फिर से परवेज़ मुशर्रफ से अपनी सिक्योरिटी की बात करती हैं। इवन वो USA और UK, UN, यूनाइटेड नेशन, इन लोगों से भी गुहार लगाती हैं कि उनकी सुरक्षा और इसका इंतज़ाम किया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं करती है तो यहाँ तक करती हैं कि वो अपने प्राइवेट जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं UK से और इंग्लैंड से, जो कुछ बड़ी कंपनियां थी इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, जो सक्षम थी, उनसे वो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल अपने बलबूते पे वो मंगवाती हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की सरकार उन सिक्योरिटी पर्सनल को वीज़ा देने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी पर्सनल पाकिस्तान पहुंच ही नहीं पाते और बेनज़ीर भुट्टो को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी उसी के बलबूते पे बस वो अपना काम करती रहती हैं। तो लौटने के बाद, चूँकि जनवरी 2008 में चुनाव था, बेनज़ीर भुट्टो अपनी पूरी तरह से पार्टी को ज़िंदा करने में लग जाती हैं। चुनावी रैलियां शुरू हो गई क्योंकि अक्टूबर में वो लौटी थी और लगातार उसके बाद चुनाव होना था, तो लोगों से मिलना जुलना शुरू हो चुका था। इसी के बाद फिर दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होता है। अब चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे थे।
27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी, ये पाकिस्तान का आर्मी बेस्ड भी कहते हैं इसको, रावलपिंडी शहर खूबसूरत शहर है। वहाँ के लियाकत नेशनल बाग एक जगह है, बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की रैली थी, चुनावी रैली। और उस चुनावी रैली में उनको वहाँ पहुँचना था उस दिन करीब 4:30 बजे। लेकिन चूंकि चुनावी रैली में अक्सर नेता कई रैलियाँ एक साथ एक दिन में करते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो इस लियाकत बाग रावलपिंडी के मैदान में चुनावी रैली में जहाँ उन्हें 4:30 बजे पहुँचना था, वो 5:30 बजे पहुँचती हैं, 1 घंटा लेट, अपनी वाइट टोयोटा लैंड क्रूज़र कार में। और जो सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई गई थी वो थी। इसके अलावा जो रावलपिंडी की लोकल पुलिस थी, उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ की सिक्योरिटी मुहैया कराने की, तो वो लोग थे। 5:30 बजे ये रैली, चुनावी रैली स्थल पे पहुँचती हैं, जगह पे, वहाँ पे हज़ारों की भीड़ थी। चुनावी रैली को में वो बोलना शुरू करती हैं, करीब 40 मिनट बोलती हैं और इसके बाद 6:15 बजे उनकी तकरीर ख़त्म होती है, उनका भाषण ख़त्म होता है। 6:15 बजे वो इस मंच से नीचे उतरती हैं, लोगों से हाथ भीड़ चुके थी, मिलते मिलाते, सिक्योरिटी गार्ड उनको कवर किए हुए थे। वो अपनी गाड़ी तक आती हैं वाइट लैंड क्रूज़र में, और उसके बाद उस गाड़ी में बैठती हैं। फिर उसका जो सनरूफ था वो उसको खोल देती हैं और सनरूफ से अपना कमर के ऊपर का हिस्सा उनका गाड़ी में वो खड़ी हुई थी और लोगों को वेव कर रही थी, और जो लोग नज़दीक थे वो हाथ भी मिला रहे थे। उसके बाद अब गाड़ी का ये काफ़िला निकलना था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता कुछ। और तभी जब वो सनरूफ से अपना सर निकाल कर, कमर से ऊपर का हिस्सा गाड़ी के ऊपर था, अचानक पूरे ये कैमरे में, चूँकि रैली थी तो बहुत सारे कैमरे भी थे, मीडिया के भी थे, चैनल भी बहुत सारे। तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम बिलाल बाद में पता चला, वो लगातार दिख रहा था गाड़ी के आसपास। वो अचानक आता है बेनज़ीर भुट्टो के बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल करीब, और वो पिस्टल से फायर कर देता है। इधर फायर होता है और उसके बाद अचानक ही कुछ सेकंड के अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है। फायर होता है, उसका धमाका, दोनों में बस कुछ देर का फ़र्क, और बेनज़ीर भुट्टो अचानक से फिर वो गिरते हुए दिखाई देती हैं। अफरा तफरी मच जाती है, आग लग चुकी थी धमाके के बाद, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में वहाँ पे जो मौजूद लोग थे करीब 24 लोग मारे जाते हैं। किसी तरीके से फिर बेनज़ीर भुट्टो को, उस गाड़ी को वहाँ से भीड़ से निकाली जाती है और उन्हें फ़ौरन जो रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल है वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, वहाँ लेकर जाया जाता है। जब वहाँ ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ब्रॉड डेड है, मतलब हॉस्पिटल लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। खबर जंगल में आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। उस वक्त इस्लामाबाद में परवेज़ मुशर्रफ कैबिनेट मीटिंग ले रहे थे। जब उन तक भी खबर पहुंचती है तो फ़ौरन रावलपिंडी प्रशासन से बात करते हैं, और उसके बाद कुछ देर के बाद पाकिस्तान जो पीटीवी है उनका नेशनल टीवी चैनल, उसके ऊपर वो पाकिस्तान को खिताब करते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो भी बेनज़ीर का कातिल हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। इधर खबर मिलते ही एक और रैली में नवाज शरीफ थे, वो सबसे पहले शख्स थे जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल। इमरान खान भी इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। तो हर पार्टी इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की मौत से सदमे में, और सभी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सरकार की नाकामी है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सभी ने उस वक्त बात कही थी। खैर वहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो पहली रिपोर्ट आती है बेनज़ीर भुट्टो की मौत की, और वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, उनका बयान आता है कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत गोली लगने या बम से नहीं हुई है, बल्कि वो लैंड क्रूज़र कार में खड़ी हुई थी, और वो अचानक जो धमाका हुआ तो उस धमाके की वजह से कोई हिस्सा उड़कर आया था, और उसकी वजह से उनके सर में चोट लगी और उसकी वजह से मौत हुई, मतलब बम और गोली से नहीं हुई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी शुरुआत में कह दिया कि जो उनका स्कल, खोपड़ी था, वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था, उसकी वजह से मौत हुई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद अलग दूसरा बयान आता है कि उनके गर्दन में 2 गोली लगी थी।
अब उसके बाद ये बातचीत शुरू हो जाती है कि असल में वहाँ पे एक तबका ये नहीं चाहता था कि बेनज़ीर भुट्टो को ये कहा जाए कि गोली से या बम से मौत हुई है, क्योंकि इससे उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरा चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव में पूरी हमदर्दी का वोट मिल जाएगा, तो इसलिए इसको एक हादसा की तरह बताया जाए। तो यही था कि ब्लास्ट हुआ तो कुछ उड़कर आया और सर में चोट लगी और रूफ टॉप पे, सन रूफ पे थी तो उसका कोई हिस्सा लग गया और उस सर पे चोट लगने की वजह उनकी मौत हुई। अब यहाँ पे भी ये देखिए कि आप एक इतनी बड़ी नेता जो पाकिस्तान की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही, जिसके ऊपर इससे 2 महीने पहले अटैक हुआ और 165 लोग मारे गए, जो वहाँ के तमाम जो कट्टरवादी ताकतें हैं उनकी हिट लिस्ट में थी, उसकी मौत होती है और उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। अब स्कल फ्रैक्चर की वजह से मौत हुई, गर्दन में गोली लगने की वजह से मौत हुई, ब्लास्ट के छर्रे लगने की वजह से मौत हुई, कैसे मौत हुई ये आज तक नहीं मालूम है पूरे पाकिस्तान में किसी को, इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। और उसके बाद कहा यह गया कि जो उनके पति थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कभी ऑफिशियली पोस्टमार्टम के लिए कहा भी नहीं और न जिद की, और ये भी है कि उनके ना कहने की वजह से भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जबकि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम था, फ़र्ज़ था, करना चाहिए था, क्योंकि उस मौत की सही वजह क्योंकि जब इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये एक्सीडेंटली सनरूफ से चोट लगी या कुछ उड़कर लगा सर में, लेकिन गोली नहीं लगी, बॉम्ब नहीं लगा, छर्रा नहीं लगा, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जांच होनी चाहिए थी और ख़ास तौर पे पोस्टमार्टम अगर होगी तो मौत का रीज़न बिल्कुल पता चल सकता था, लेकिन हुआ नहीं। उनकी बॉडी को वहाँ से फिर लरकाना ले जाया गया चॉपर से, और लरकाना में अगले दिन 28 दिसंबर को उनकी तदफीन कर दी गई, उनको दफना दिया गया, जिसमें ये सारे लोग मौजूद थे। लेकिन ये आज भी है कि जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो आसिफ अली जरदारी ने क्यों नहीं कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये भी पहला पहलू है। दूसरा ये है कि इस मौत के बाद फिर खैर चुनाव होता है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के। अब जिनकी अपनी बीवी की मौत हुई और जिनकी मौत को लेके लोग शक और सवाल उठा रहे हैं, उनके अंडर में सब कुछ, सारे सीक्रेट पेपर्स भी, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सब कुछ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस मौत के पीछे कौन लोग शामिल थे, किसकी साजिश थी। बल्कि पाकिस्तान में तो ये भी उंगली उठाई गई कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ है। क्यों? क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को हुआ, प्रेसिडेंट बने, पार्टी पे कब्ज़ा हुआ। हालांकि उन्होंने अपने 19 साल के बेटे बिलावल जरदारी को पीपीपी का प्रेसिडेंट बना दिया था, खुद नहीं बने, क्योंकि उनकी इमेज, उनका रेपो पाकिस्तान में ठीक नहीं था। उस वक्त वो बड़े बदनाम थे मिस्टर 10% के नाम से, मतलब ये कमीशन का नाम था कि कुछ भी काम कराना हो तो 10% कमीशन जरदारी के हिस्से में जाना है, तो वो मिस्टर 10% उनका निकनेम पाकिस्तान में लोगों ने रखा हुआ था। तो कोई इंक्वायरी नहीं कराई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब इसके बाद जब आवाज़ें उठी तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद 2009 16 जुलाई को अपनी 3 मेंबर की एक टीम भेजी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत का सच क्या है, उनकी मौत कैसे हुई, कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये टीम पाकिस्तान पहुंचती है, इसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस टीम की रिपोर्ट सुनिए आप। पहली चीज़, इस टीम को हैरत इस बात पे होती है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और उस पोस्टमार्टम न होने के लिए ये टीम आसिफ अली जरदारी को जिम्मेदार मानती है। दूसरी, इस टीम का कहना था कि इस साजिश के पीछे पता करने के लिए कई लोगों से बात करनी ज़रूरी थी, और वो लोगों को जिनसे बात करनी थी उनसे बात करने की इजाज़त जरदारी के मंत्रियों ने ही देने से मना कर दिया, तो जिनकी बीवी की मौत की जांच हो रही है। तीसरा, कि सीन ऑफ क्राइम को जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई थी बहुत ही जल्दी साफ कर दिया गया और सारे सबूत जो हैं वो मिटा दिए गए। तो इन सब के पीछे कौन था, ये सारी चीज़ें पता चल सकती थी। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में ये दिया और उसने ख़ास तौर पे ये उठाया कि पोस्टमार्टम के लिए अगर ना हुआ है तो आसिफ अली जरदारी इसमें ज़िम्मेदार माने जाते हैं।
आसिफ अली जरदारी के अलावा इस पर परवेज़ मुशर्रफ को भी लेकर उंगली उठी कि परवेज़ मुशर्रफ भी बेनज़ीर भुट्टो के इस कत्ल के पीछे साजिश रचने वालों में शामिल हो सकते हैं उस वक्त। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने हमेशा इनकार किया। लेकिन इसी बीच में एक और आया पाकिस्तान में चला कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने किया, और मेन उनकी जो मौत के लिए फरमान और फतवा जारी किया था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो सरगना था बैतुल्ला महसूद उसने। लेकिन बैतुल्ला महसूद ने बेनज़ीर भुट्टो की मौत के 2 दिन बाद ही बयान जारी कर कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसने कोई साजिश इसकी नहीं रची है। इसके बाद अचानक फिर एक बयान आता है। मुस्तफ़ा अबू अल यजीद ये अलकायदा का कमांडर था और ये पाकिस्तानी मीडिया को फ़ोन करके कहता है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल अलकायदा ने किया है और इसका हुक्म जो है अलकायदा के नंबर 2 अल जवाहरी ने दिया था, अयामीन अल जवाहरी, जो ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर हुआ करता। और तब तो ये अलकायदा ने बाद में इसको क्लेम किया। इधर चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो की मौत की जांच चल रही थी और जांच को लेकर बाकायदा पुलिस ने जांच की, फिर मामला कोर्ट में गया। जो रावलपिंडी के पुलिस के अफसर थे, जो शुरुआती जांच हुई उसमें यह पाया गया कि जब गोली चली, 15 साल के लड़के बिलाल ने गोली चलाई थी, तो जो बेनज़ीर भुट्टो के आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जिन्हें ऐसे सिचुएशन में ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप जिसकी रक्षा कर रहे हैं और उसके ऊपर हमला होता तो आप उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं, वो अपने आप को बचाते हुए कैमरे पे दिखे गए। जैसे उन्होंने देख लिया फायर हो रहा है, तो फायर होते हुए देखा तो उनका ये काम था कि वो बेनज़ीर भुट्टो को कवर करें, लेकिन वो ऐसे पीछे खुद अपने आप को बचा रहे हैं। और जो बाकी थे वो बिल्कुल हिल नहीं रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे, मतलब कैमरे पर ये भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस पल में मतलब वो शॉक था ही नहीं, क्योंकि जो आदमी शॉक नहीं होता इसका मतलब ये कि उसे पहले से पता कि अब ये होने जा रहा है। तो इसलिए कई जूनियर और सीनियर पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और आखिर में तमाम चीज़ें जब बहुत बढ़ती गईं तो 20 अगस्त 2013 20 अगस्त 2013 को परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश रचना और कातिलों को मदद करना, इन 3 सेक्शन के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ पाकिस्तान में। और उसके बाद मुशर्रफ पे भी मुकदमा चलना शुरू हुआ। लेकिन मुशर्रफ ने उस वक्त इससे इनकार किया और फिर जब ये, लेकिन अब मुकदमा जब दर्ज हो गया तो अब जाहिर सी बात इसमें गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। तो इसीलिए 31 अगस्त 2017 को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की सुनवाई करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया और उनके खिलाफ इन्हीं मर्डर की साजिश और कातिलों को मदद, इन तीनों सेक्शन को बनाए रखा इस एंटी टेररिज्म कोर्ट ने और भगोड़ा कहा। और ये कहा कि वो जैसे आएंगे जब भी उनको लाया जाए और यहाँ पे ये इन 3 सेक्शन के तहत पे मुकदमा चलेगा। जो 2 सीनियर पुलिस अफसर थे रावलपिंडी के, उनको 17 साल की सज़ा सुनाई गई। तालिबान के जो 5 सस्पेक्ट को पकड़ा गया था, जिनको कहा गया था कि इन लोगों ने प्लानिंग की है, उन 5 को सबूत ना होने की वजह से छोड़ दिया गया। अब पुलिस वाले तो जेल में हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा है वो चूँकि तब तक नहीं चल सकता जब तक कि वो पाकिस्तान लौट नहीं जाते। अब यहाँ पे 2-3 और साजिश की चीज़ें आती हैं अचानक। एक, बेनज़ीर भुट्टो के इस पूरे मामले की जो पैरवी कर रहे थे, इस कातिल के खिलाफ साजिश और तमाम चीज़ें, उनके बड़े करीबी एक वकील थे, बहुत धुआंधार पाकिस्तान में वो वकील, जो चौधरी जुल्फ़िकार ने अचानक 2013 के आसपास जब
परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदालत ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश रचने और कातिलों को मदद का मुकदमा दर्ज हो गया, उसी साल बेनज़ीर भुट्टो की यही वकील जो कह रहे थे कि वो उस केस के बहुत करीब तक पहुंच गए हैं साजिश के खुलासे में, 3 मई 2013 को चौधरी जुल्फ़िकार इस्लामाबाद में उन्हें गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब ये बड़ा सस्पिशियस था, इसलिए कि एक केस बहुत ही अपने अहम मोड़ पर है और उसी कुछ वक्त पहले परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है और उसके कुछ दिन बाद ही इस केस के जो पैरवीकार थे, जो वकील थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये पहला। दूसरा, इस मामले की और भी तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसियां थी अलग अलग, वो भी जांच कर रही थी। तो पता चला कि जिस दिन ये 27 दिसंबर 2008 को जब 7 को बेनज़ीर भुट्टो पे अटैक किया गया, तो जो पहला सुसाइड बॉम्बर था वो 15 साल का बिलाल था, जिसे ये कहा ही गया था, मिशन पे भेजा गया था। लेकिन उसके साथ हमेशा ये लोग एक बैकअप भी रखते हैं। तो ये था कि अगर बिलाल नाकाम हो गया या मारा गया या पकड़ा गया, किसी वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो जो दूसरा उनके साथ रखा गया था उसका नाम था इकरामुल्लाह, कि अगर बिलाल फेल होता तो इकरामुल्लाह अटैक करेगा। लेकिन चूंकि बिलाल मिशन में कामयाब रहा, उसने गोली चलाई, उसका ब्लास्ट भी हो गया और बेनज़ीर भुट्टो की मौत भी हो गई, तो इनको अपने बैकअप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इकरामुल्लाह का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और इकरामुल्लाह भी अगर फेल हो जाता तो इन्होंने एक तीसरा रखा हुआ था, सईद। तो ये 3 थे, बिलाल, इकरामुल्लाह और सईद, बेनज़ीर भुट्टो को मारने के लिए जिनको भेजा गया था। अब बिलाल तो मारा गया, इकरामुल्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ी और सईद ये वहाँ से निकल गए। जांच के दौरान इकरामुल्लाह का नाम आया, चूँकि 1-2 जो इस साजिश में शामिल थे वो पकड़े गए, तो उन्होंने खुलासा किया कि 3 लोगों को ये टास्क दिया गया था, तो एक मारा गया, 2 और था। तो अब पाकिस्तानी जो उस वक्त पुलिस और वो थी, उन्होंने ये दावा किया कि नहीं, इकरामुल्लाह जो है वो इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद ही एक आर्मी ऑपरेशन में मारा गया और अब वो जिंदा नहीं है। तो इसलिए वो कोई अब मतलब ऐसा एक अहम गवाह हो सकता था इस केस में, पर उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद दावा किया कि इकरामुल्लाह मारा जा चुका है आर्मी के ऑपरेशन में। इस दावे के करीब 9 साल के बाद अगस्त 2017 में यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट 28 पेज का एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड डेंजरस जो आतंकवादी हैं उन लोगों के नाम थे। और कमाल देखिए कि 28 पेज की इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जिस खतरनाक आतंकवादी का नाम था उसका नाम इकरामुल्लाह था, और ये वही इकरामुल्लाह था जो बेनज़ीर भुट्टो में बिलाल के बाद बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और इसके बारे में अब पाकिस्तान का यह है कि ये ईस्ट अफगानिस्तान में रह रहा है। तो ये उस साजिश की एक कड़ी का और हिस्सा था। अब इस पूरे मामले में बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल को लेकर तो कई ऐसी कहानियां आपको सुनाई, जिसमें एक जगह पे आके फिर मैं भी वहीं अटक जाता हूं और सोचता हूं ऐसा क्यों होता है कि पोस्टमार्टम मतलब गोली लगने से गर्दन में मौत हुई, बॉम्ब की वजह से मौत हुई, या वाकई कुछ उड़कर आया, या फिर जो गाड़ी का छत उस छत में से टकराने से मौत हुई, और क्यों नहीं इतनी मतलब ख़ास इन चीज़ों को पता लगाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो के जो शौहर हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं कहा और क्यों मना किया गया। तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो बेनज़ीर भुट्टो की मौत को लेकर आज भी पाकिस्तान में जो आम धारणा है वो यही है कि उनकी मौत के पीछे एक साजिश है। और जो अमेरिका और ब्रिटेन की अगर मैं खुफिया एजेंसी और उनकी रिपोर्ट आपको बताऊं तो उनके हिसाब से बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल की साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके कुछ लोग शामिल हैं, जो नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो चुनाव लड़ें और फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी मदद कट्टरपंथी ताकतें कर रही थी, जैसे अलकायदा या तालिबान। ये जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ की अपनी रिपोर्ट हैं वो हैं। और कहीं ना कहीं इसमें
जो लापरवाही बरती गई वो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से बरती गई। आसिफ अली जरदारी को लेकर तमाम शक और सवाल उठे तो जांच भी की गई, लेकिन कहा गया कि ऐसी एक भी चीज़ सामने नहीं आई जिससे आसिफ अली जरदारी को बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में शामिल किया जा सके। कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई गवाह, कुछ नहीं मिला। लेकिन आज भी शक की उंगली उनके ऊपर उठाई जाती है और उठती है। तो परवेज़ मुशर्रफ आसिफ अली जरदारी को लेकर वहाँ उठा, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस ISI, इन लोगों को इस पूरे शक के घेरे में लिया गया। और जो मौत की वजह थी वो यही थी कि एक कट्टरपंथी ताकतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में एक इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो, एक महिला, वो हुकूमत करे। और चूँकि वो पॉपुलर भी बहुत थी, ख़ासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, तो अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से वो रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन इसमें पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन लोग शामिल थे, कितने बड़े बड़े लोग शामिल थे, ये आज बेनज़ीर भुट्टो की मौत के करीब 11 साल बाद भी एक राज है, एक रहस्य है। हालांकि कानून के हिसाब से जाएं तो पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने परवेज़ मुशर्रफ को इसमें एक्यूज़ बनाया हुआ है बेनज़ीर भुट्टो की मौत की साजिश में शामिल, कत्ल के लिए, कातिल की मदद करने के लिए और कत्ल की साजिश रचने के लिए। लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान में एक इतिहास होता है कि जब जब जो सरकार में रहता है वो सरकार में रहता है, जब सरकार से बाहर होता है तो इतने इल्ज़ाम होते हैं कि फिर वो पाकिस्तान में, सरकार में तो रहता ही नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं रहता है। नवाज़ शरीफ से लेके परवेज़ मुशर्रफ, बेनज़ीर भुट्टो, ये सारा इतिहास यही बताता है। तो अब इस केस जो जहाँ पे खड़ा है वो यही है कि इसमें कुछ पुलिस वालों को लापरवाही और उसके लिए तो सज़ा दी गई है, साजिश के लिए नहीं दी गई है। लेकिन साजिश के तौर पर, रचने वाले के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ सबसे बड़े नाम है। लेकिन और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके पीछे है, इसका कभी खुलासा नहीं हो पाया। तो ये थी पूरी कहानी बेनज़ीर भुट्टो की मौत की। कुछ अगर रह गया हो, मुझे कुछ याद आएगा तो फिर कभी या आप सवाल पूछेंगे तो आपको बता दूंगा। अब मैं आसिम से कहूँगा, आज आसिम साहब हैं, लीजिए माइक। सर, एक ममता आनंद है, वो पूछ रही हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को डॉटर ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता था? बेनज़ीर भुट्टो को डॉटर ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता था? एक तो पाकिस्तान से वो निकली और पाकिस्तान में पहली बार जहाँ मर्दों की इतनी ज़्यादा मतलब हावी हैं, और उन्होंने बुक भी लिखी थी। और इन सारी चीज़ों को लेते हुए, लेकिन एग्जैक्ट जो आपने ये सवाल पूछा, नाम क्या है इनका? सर, ममता जी, कि डॉटर ऑफ ईस्ट मतलब पूरब की बेटी क्यों कहा जाता है? सच पे ये नाम किसने दिया और क्यों दिया, ये मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये है कि डॉटर ऑफ ईस्ट तो कहते हैं, पूरब की बेटी भी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपने ऐसा सवाल पहला ही पूछा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो मैं एक बार ज़रा इसको पढ़ता हूँ और फिर आपको बताऊँगा। सर, अमिकेत कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार सक्सेसफुली बनती तो करंट पाकिस्तान में क्या बदलाव होते? क्या पाकिस्तान की जो आज कंडीशन वो बेहतर होती? अनिकेत कुमार जी, ये बड़ा सवाल वो वैसा है कि अगर वो बनती या होती तो क्या होता, क्योंकि पाकिस्तान में इस कदर उठापटक सब कुछ चलता रहता है, वहाँ के पॉलिटिकल, वहाँ के बाकी हालात, कि कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि वो होती तो क्या होता। लेकिन ये है कि हाँ, बेनज़ीर भुट्टो की जो सोच थी, चूँकि उनकी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई और उनकी सोच भी वैसी कट्टर नहीं थी, और रिश्ते भी अच्छे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो मौका मिलता तो हो सकता था कि शायद अगर वो उनको काम करने का मौका मिलता और वो ज़िंदा होती तो क्या पता कि आज पाकिस्तान कुछ और होता और हमारे साथ उनके रिश्ते कुछ और होते। सर, एक रेहान है, वो पूछ रहे हैं जो UN ने जांच के लिए बनाई थी, उनकी रिपोर्ट आई और उसमें क्या आया था, खुलासा क्या? UN की रिपोर्ट मैंने आपको बताई, उसमें आया था कि इस पूरे मामले को हशप किया गया है, सबूतों को मिटाया गया है, पोस्टमार्टम न कराने के ऊपर शक उठाया गया है, और ये भी कि कुछ और लोगों से जिनसे बात करके इस केस की जड़ तक पहुंच सकते थे, उन लोगों से बात करने की UN की जो 3 मेंबर की कमेटी थी, उनको बात करने से रोक दिया गया। और ये बात करने से किसी और ने नहीं रोका, बल्कि खुद आसिफ अली जरदारी की जो मिनिस्टर थे उन्होंने ही रोका। तो ये थी सारी, लेकिन उन्होंने शक जताया है कि इसके पीछे साजिश गहरी है। सर, एक रेहान ही है। हाँ सर, ये रेहान मलिक हैं सर, ये पाकिस्तान से हैं। ये पूछ रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का इंडिया के प्रति, इंडिया की तरफ किस तरह लगाव था और कैसा उनका टेक था? रेहान साहब, जितना उस वक्त था जब चूँकि 2 टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर रही थी और इंडिया के साथ बड़े मतलब इंडियन, मुझे मालूम है उस वक्त भी बड़े खुश थे कि चलो पाकिस्तान में एक इतनी खूबसूरत प्रधानमंत्री आई हैं तो अच्छा वो होगा। हम लोगों को तो ये भी याद है कि
मतलब उस वक्त ये इधर राजीव गांधी थे पॉलिटिक्स में, उधर बेनज़ीर भुट्टो थी, तो सब कुछ बड़ा अच्छा था। और जो उनकी शुरुआत थी वो भारत को लेकर चुके जो सोच और सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी थी। और तब इस तरह के जो अभी कड़वाहट है हम लोगों के बीच में दोनों मुल्कों के, इतनी ज़्यादा उस वक्त थी भी नहीं। सर इसमें सर गुरमीत जी हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और आपकी स्टोरी रोज देख के उनको ये समझ में आ गया कि स्टोरी में सस्पेंस किस तरह बनाना चाहिए और दुनिया को किस तरह अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी चाहिए। इसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं गुरमीत संधू साहब। मुझे खुशी हुई कि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, अच्छी बात है। स्क्रिप्ट लिखना ही मेरा शौक़ भी है। तो पर ये मुझे नहीं मालूम कि हाँ किस तरीके से सस्पेंस को बनाए रखते हैं क्या। मैं बस आप लोगों के सामने आता हूँ और बोलना शुरू कर देता हूँ। मुझे ये नहीं मालूम होता कि मेरी पहली लाइन क्या होगी और आखिरी कहाँ पे ख़त्म करूँगा या बीच में कौन सी लाइन उठाऊँगा। बस बढ़ती जाती है और मैं बोलता जाता हूँ। सर एक अमित कुमार सिंह हैं पटना से हैं, ये बोल रहे हैं कि सर आप जब डेली अपनी स्टोरीज के लिए सोचते हैं तो आप किस तरीके से अपनी स्टोरी घर जाके सोचते हैं कि मैं ये स्टोरी करूँगा या फिर ऑन द टाइम आपको दिमाग में आती है? अमित सिंह जी, मैं घर पे कभी जाकर स्टोरी नहीं सोचता हूँ और सही बताऊँ आपको बहुत ईमानदारी से तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। जैसे अभी मुझे नहीं मालूम है कि मैं कल क्या सुनाऊंगा, परसों आज ही मैं बैठ के इन लोगों से बात कर रहा था तो एक लिस्ट आई थी। हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, चलिए अच्छा हुआ भूल जाऊँगा। कुछ लोगों ने मेल किया था कि अगर हम जो जितनी स्टोरी सुनाई अगर उसको मैं लिस्टिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो हमें ईजी रहेगी। तो मुझे पता चला कि नहीं, ऑलरेडी अगर आप वो स्टोरी खोलेंगे तो वो नंबर से है 104 6 7 स्टोरी शायद हो गई है। 104 सर। मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि मैं 104 या 5 स्टोरी आप लोगों को सुना चुका है। इतनी मतलब कब सुना दिया मैंने 104, मुझे भी आज यकीन नहीं हो रहा था। बट मैं सोचता नहीं हूँ कि कब कौन सी स्टोरी सुनानी है इसके लिए। बस हाँ एक बार दिन भर में किसी वक्त कि अच्छा आज कोई स्टोरी सुनानी है तो एक दो किसी से पूछता भी हूँ कि बताओ कौन सी सुनना चाहते हो। और कुछ दिमाग में होता है पहले से, जैसे कई बार आप ही लोग मेल भेज देते हैं ये स्टोरी, तो लिस्ट उसकी भी लंबी है, तो जो उस दिन लगता है बस वही सुना देता हूँ। तो इसके लिए कुछ अलग से सोचना या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर नितिन शर्मा है, वो बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान, सर उन्हें ऐसा सुना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई गन शॉप की एक मंडी टाइप की होती है, वहाँ गवर्नमेंट का रोक नहीं होता है क्या जो इतना खुलेआम हथियार मिलते हैं? नितिन साहब आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई मतलब बंदूक खुलेआम मंडी है, बाज़ार है। चूँकि मैंने देखा नहीं और मैं गया भी नहीं हूँ कभी, मुझे वीज़ा भी नहीं मिलता कभी, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ जो स्वात घाटी है, जो वहाँ की तस्वीरें देखी हैं जहाँ जहाँ पे तालिबान और इनका गढ़ है, तो वहाँ तो खुलेआम AK-47 से लेकर सब कुछ लहराया जाता है। और बंदूक जहाँ आतंक होगा वहाँ तो बंदूक और गन तो होगी। सर ऋषभ आदर्श हैं, वो बोल रहे हैं, उनका सवाल है कि आपने कब मतलब जितने टेररिस्ट या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे लोग होता है, अगर वो अपना इंटरव्यू बुलाकर आपको बुला के इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? और आपने कभी ऐसा इंटरव्यू करने का मौका मिला है जब किसी डॉन ने या अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट ने या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने बुला के आपको इंटरव्यू दिया हो? ऋषभ साहब, कई क्रिमिनल टेररिस्ट इनसे तो मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। बाकी एक सवाल कि अगर कभी कोई डॉन टेररिस्ट आपको बुलाए तो वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जब बुलाए और आप जा रहे हैं इंटरव्यू करने तो फिर प्रिकॉशन का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो होगा। डिपेंड करता है कि हाँ वो सामने वाला जो शख्स है जिसका इंटरव्यू है उसकी कितनी अहमियत है। लेकिन फिर भी ये है कि आप ऑफिस में फैमिली को तमाम लोगों को इन्फॉर्म करके ही आप जाएंगे ताकि कुछ हो तो पता चले। हालांकि बड़ा मुश्किल भी होता है, आप बता के जाएंगे तो क्या पता घर वाले आपको जाने ही ना दें सर, तो इसलिए कई बार छुपा के भी जाना पड़ता है। लेकिन बाकी प्रिकॉशन मेरा मानना है कि देखिए जो लिखा है वही होता है और वही होगा, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। वरना जिनके ऊपर जान की जिम्मेदारी थी हिफाजत की, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, तो फिर क्या कहेंगे आप मुकद्दर का और मौत का? तो जब होता है जो भी होना होता है वही तभी होता है। सर बिलाल मलिक हैं, वो बोल रहे हैं शम्स भाई वो करसाज कराची में रहते हैं, वहाँ पर 2 ब्लास्ट हुए थे, उनमें उनका एक दोस्त भी मारा गया था, कामरान नाम है। वो चाहते हैं कि आप उनके दोस्त का नाम लें एक बार। कामरान नाम है सर, बिलाल मलिक है कराची से। बिलाल मलिक साहब इस वक्त क्राइम तक से जुड़े हुए हैं और ये कराची से हैं। तो इनके दोस्त इसी जो 27 दिसंबर 2007 को जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की मौत हुई थी, इनका कहना है उनके दोस्त कामरान की भी मौत हुई थी उस धमाके में। हाँ 2 धमाके आपने जो कहे,
बिल्कुल एक पहले गोली चली थी, फिर धमाका हुआ था, फिर गाड़ियों में आग लगी थी। तो मुझे बड़ा अफसोस है आपके दोस्त के लिए, और ऊपर वाला बस उन्हें जन्नत दे। सर नितिन शर्मा है, सॉरी रोहित पवार, वो बोल रहे हैं कि सर पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, तो पूरी दुनिया जानती है, फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं करता है। रोहित साहब, असल में वही वाली बात है कि इसको लेके बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बहसें हो गई, बट अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। और सिर्फ बात ये नहीं है, आप अगर वहाँ पे आतंक आप बोते हैं तो फिर आतंक को काटना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आतंकवादी संगठन हैं सारे, तो वो सिर्फ दूसरे मुल्क को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं या रुला रहे हैं, खुद पाकिस्तान भी इसका बहुत बड़ा मतलब भोग रहा है। आप जब तब देखिए वहाँ धमाके होते हैं, जब तब बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं इन धमाकों में। तो जब तक सरकार सख्त ना हो, क्योंकि आतंक के लिए, किसी की जान लेने के लिए कोई भी ज़मीन अपनी इस्तेमाल करने दे, ये गलत है और उसको करना नहीं चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि किसी को भी बंदूक थमाना आसान है, वापस उससे लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो नौबत ही ना आए कि हम किसी के हाथ में बंदूक दें ताकि वापस ना लेना पड़े। सर लक्ष्य हैं, लक्ष्य वशिष्ठ, वो बोल रहा है बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर की इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तानी न्यूज़ से मिली थी या किसी सोर्स से मिली थी? लक्ष्य साहब, वहाँ पे भी अपने बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जिनसे हम लोग बातें करते रहते हैं, ख़बरें एक दूसरे को कभी जानकारी चाहिए तो लेते हैं। तो दूसरा ये कि सोर्स, एक रिपोर्टर जो है ना लक्ष्य साहब, वो कभी अपना सोर्स शेयर नहीं करता और बताता नहीं है। तो मैं भी उसी शपथ और कसम से बंधा हूँ, तो जाहिर सी बात है सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। बस आप लोगों के लिए ख़बरें निकालनी होती हैं तो कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। सर दिव्यांशु हैं, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का इतना इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में है, क्या पाक की गलतियां और पॉलिसी ऐसी हैं कि वहाँ पर आर्मी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? दिव्यांशु राज का एक सवाल है ये, वैसे अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, तो मैं बताऊँ वहाँ पे क्यों आर्मी का इतना इन्फ्लुएंस है, क्यों सरकार। कल ही इमरान खान ने जब करतारपुर कॉरिडोर का वो शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से हमेशा कहते हैं कि सरकार तो वहाँ की बात या करने को सब तैयार है, बट वहाँ की आर्मी जो है वो नहीं चाहती है कि पीस रहे और ये हो। तो इमरान खान ने कहा था कि इस वक्त जो उनकी पार्टी, उनकी सरकार और आर्मी तीनों एक ही पेज पर हैं। अब सवाल है आर्मी पे बार बार क्यों उंगली उठती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा ऐसा नहीं करती। इसके ऊपर कुछ लोगों से हमने बात की थी, और जो पाकिस्तान के इंटीरियर उसके एक्सपर्ट हैं उन सब से भी, तो जो निचोड़ निकल कर आया वो ये आया कि जब जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सत्ता पे काबिज़ हुए और उन्होंने हुकूमत चलानी शुरू की, तो उस वक्त तक अफ़गानिस्तान से जो तालिबान और अलकायदा के लड़ाके थे उनको खदेड़ा जा रहा था, और उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के स्वाद घाटी और इधर उधर आ गए थे। उसके बाद अफ़गानिस्तान में चूँकि रूस भी उधर निकल गया और सब कुछ शांति था, तो इन लड़ाकों का इस्तेमाल जो ऐसे कट्टर सोच के थे, ज़ियाउल हक ने कश्मीर के लिए करना शुरू कर दिया कि तुम लोग अब कश्मीर का मोर्चा देखो, कश्मीर के आज़ादी के लिए काम करो। और इसी बीच में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई वो ये हुई कि पाक, चूँकि जनरल ज़ियाउल हक को सत्ता आर्मी से थे और कू करके वो सत्ता पे काबिज़ हो गए थे, तो पाकिस्तानी आर्मी में उन्हीं के रिजिम में ये शुरू हुआ कि जितने भी वहाँ पे इस तरह के मौलाना और सोच थी, जो जिहादी सोच, तो उन्होंने मस्ट कर दिया कि हर आर्मी के लोगों को एक दिन होगा और इतने घंटे होगा जिसमें ये मौलाना आके तकरीर देंगे और उनको सुनना पड़ेगा, उनको बताएंगे दीन की और इसका सारी बातें। तो फोर्स में रिलीजन को शामिल करना ये जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में शुरू हुआ, और उसके बाद से फिर फोर्स का जो है वो अलग अलग एक रूप देखने को मिला। फिर उसमें सारे कट्टरवादी ताकतें आनी शुरू हो गई, फिर उसी सोच के लोग शुरू हो गए, और वहीं से फिर सरकार, उसके बाद ज़ियाउल हक भी खुद रहस्यमय हालत में मौत हो गई बाद में। लेकिन ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की आर्मी के हिस्सा बन गई, और उसके बाद से ही फिर पाकिस्तान की आर्मी की सोच भी जो है बाकी किसी भी दुनिया के जो मुल्क की आर्मी होती है उससे एकदम अलग हो गई, और ये देन ज़ियाउल हक की थी। और वही वजह है कि आज भी सरकार अगर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते और ये करना चाहे तो पाक आर्मी का एक खेमा जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कहता नहीं हम तो यही सब करेंगे, और वो जहर आज भी चला रहा है। सर एक टेक टॉक करके अकाउंट है जिनका नाम रवि प्रकाश है, वो काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि शम्स सर से बोलिए कि अपनी लाइफ की कहानी सुनाइए।
रवि प्रकाश साहब, आप अच्छा, हाँ, कुछ और लोगों ने कहा कि मैं अपनी लाइफ की कहानी सुनाऊं। मेरी लाइफ की कहानी बहुत आप लोगों को बोरिंग लगेगी, मुझे तो खैर अपनी है तो इसलिए अच्छी लगेगी, लेकिन मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा, वादा करता हूं। कुछ और लोगों ने भी कहा था, मैंने कई बार कहा भी है, वादा करता हूं, पर जल्दी सुनाऊंगा आपको। तो सर एक रिक्वेस्ट आ रही है आखिरी, हाँ बताओ, कि आज एंड करने से पहले आप एक बार कोई शेर सुना के एंड करें 3 लाख होने की खुशी में। अच्छा, एक फरमाइश है कि एंड करने से पहले कोई शेर सुनाकर। सर ये सनी एच के वीपीएन और ऋषभ हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि आज शेर सुना के एंड करिएगा। 3 लाख की खुशी आप लोगों के लिए, आप सब भी मतलब इसके लिए हकदार हैं। चलिए मैं एक शेर सुनाकर ही ख़त्म करता हूँ आप लोगों की फरमाइश पे कि मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता। मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन छोटी बातों में ताल्लुक़ मर नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच।